नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रकाशिकी चैप्टर के दौरान प्रकाश के अपवर्तन की घटना का। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के प्रकृति के बारे में और प्रकाश के परावर्तन से संदर्भित तथ्यों के बारे में जो है वो जानकारी अर्जित की थी। जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाएं और जो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश की प्रकृति से संदर्भित जो इससे पूर्व का वीडियो है उसे देख ले तो चीज़ों को समझना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा और बेहतर ढंग से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। चलिए आज आते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रकाश की एक मूल प्रवृत्ति है, एक गुण पाई जाती है प्रकाश के अंदर कि प्रकाश किरण जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन ये गुण उस समय समाप्त हो जाता है जब प्रकाश दो भिन्न माध्यमों से या अलग अलग माध्यमों से गुजर रही होती है। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से गुजरकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय प्रकाश का जो ये अपना गुण है सीधी रेखा में गमन करने की, ये गुण का लोप हो जाएगा और प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। दरअसल प्रकाश किरण के विचलन के इसी घटना को, प्रकाश किरण के मुड़ने की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो एक रेखा है, सरल रेखा AB, जो दो माध्यमों को अलग करने वाली एक सरफेस हो गई, दो माध्यमों को अलग करने वाली एक सतह हो गई। इसके ऊपर हमने यहाँ हवा लिखा है और नीचे इस AB रेखा के नीचे यहाँ पे कांच है, मतलब ऊपर विरल माध्यम है और इस रेखा AB के नीचे का माध्यम जो है वो सघन माध्यम है। और प्रकाश किरण को हम देखते हैं कि एयर टू ग्लास, मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। होता क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलती है और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है यानी विचलित हो जाती है। दरअसल प्रकाश किरण के विचलन के इसी घटनाक्रम को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी कि क्यों होता है, आखिर प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित क्यों हो जाती है। तो चूंकि आप लोगों को पता होगा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश किरण की वेग जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है और यही कारण है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चूंकि उसके वेग में अचानक परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब अगर हमें ये पूछा जाए कि प्रकाश किरण का अपवर्तन का क्या कारण है तो हम सीधे सपाट लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रकाश किरण का चूंकि वेग जो है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है, जिसके कारण जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। अर्थात प्रकाश किरण के अपवर्तन का मूल कारण हो गया भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में भिन्नता। तो इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज़ हमें ये जानना है कि प्रकाश किरण का अपवर्तन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश गमन करे वैसी स्थिति में, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो क्या एक तरह से होता है? तो नहीं। बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि जब तक हम इस इम्पोर्टेंट बात को, इस अहम बिंदु को, इस अहम बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक अपवर्तन से संदर्भित हमारी जो पूरी कॉन्सेप्ट है वो बेहतर नहीं हो पाती है। तो देखिए यहाँ पे कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, जबकि आप इस दूसरे चित्र को अगर यहाँ पे आप देखिए ध्यान से तो प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से जो है वो विरल माध्यम में आ रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में और इस चित्र में प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये ग्लास टू एयर, यहाँ एयर टू ग्लास। तो ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किरण जो होती है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में चले तो ये आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अविलंब है उसकी ओर झुक जाता है।
ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे, और हमने कई दफ़े कहा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के स्तर पर चूँकि बैच के पढ़ाने की अपनी एक समय अवधि भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो कुछ छोटी छोटी बातें जो होती है जिसको हम उद्धृत नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए, वैसे बच्चे जो बिल्कुल ही नए बच्चे हैं, जो प्रकाश की को या प्रकाश चैप्टर को बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, नए सिरे से पढ़ रहे हैं एक तरह से, तो उनके लिए देखिए यहाँ पे कि जो प्रकाश किरण जो है वो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है, वहाँ तक आपतित होती है, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण के अपवर्तन के बाद की जो किरण है उसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पे आप देखिए दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर जो है आपतित किरण जो है वो टकराती है, पड़ती है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और अगर आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिया जाए तो उस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो होना क्या चाहिए था। इस अगर प्रकाश किरण का मूल गुण है कि सीधी रेखा में गमन करना, लेकिन चूंकि हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो विचलन होगा, मतलब मुड़ जाएगा, वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश किरण की सीधी मार्गीय थी तो उधर नहीं भागने का, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान रखना है, बहुत ही अहम चीज़ है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब यहाँ पर I का मान जो होगा वो R के मान से बड़ा हो जाएगा। हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक चीज़ देखे थे कि प्रकाश के परावर्तन का एक नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। लेकिन जब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, मतलब कि रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता है, बल्कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान में भिन्नताएं होती है। कभी आपतन कोण बड़ा होगा, कभी आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। तो इस कंडीशन में जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है तो चूंकि आप अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक रही है, तो यहाँ पर जो अपवर्तन कोण जो बनता है उस अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से छोटा हो जाएगा। यानी कि हम ऐसे कहें कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा हो जाता है। I ग्रेटर देन R होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट है आपकी, और ये कॉन्सेप्ट ही आपको विज्ञान को बेहतर ढंग से जो है समझने में मदद करता है। तो कोशिश रखनी है कि हम चीज़ों को समझें, हमें याद न करनी पड़े, और विज्ञान अगर याद करनी पड़े तो सच मायने में यही है कि हम विज्ञान को बेहतर ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, या बेहतर ढंग से हम अपनी समझ को बेहतर नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस चित्र में कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, यानी जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब से और दूर हट जाती है। यानी यहाँ पर जब अपवर्तन कोण का मान जो है इस आपतन कोण के मान से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि R ग्रेटर देन I हो जाएगा, या आप विलोमतः ऐसे समझिए कि I लेस देन R हो जाएगा। ठीक है, इस अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से, यानी R का मान I के मान से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि प्रकाश की अपवर्तन के नियम को समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी दो नियम होते हैं। एक नियम तो है कि ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वो एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जबकि दूसरे नियम को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इसका जो साइन होता है प्रकाश के किसी विशेष माध्यम के लिए जो है, मतलब माध्यम कुछ भी हो सकता है, हवा पानी, या पानी ग्लास, ठीक है, या हवा ग्लास, एयर और ग्लास। तो
भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए अगर हम बात करें तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आप लोग मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री को पढ़े होंगे तो वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग ज्या को देखे होंगे, साइन, जिसको कि हम शॉर्ट टर्म में साइन लिखते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग ज्या कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण जो होती है जब वो आप भिन्न भिन्न माध्यम में प्रवेश करती है तो हम देखते हैं अपवर्तन की घटना होती है। तो प्रकाश किरण के विभिन्न माध्यमों के लिए इस आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब स्थिर होता है। यही है कि आपतन कोण का साइन तो साइन आए, अपवर्तन कोण का साइन मतलब साइन आर, तो साइन आई बट्टा साइन आर, इसका जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, जिसको कि हम लोग म्यू या न्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसी म्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आर आई लिखते हैं, जिसको कि हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही अहम चीज़ है कि अपवर्तनांक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो इसे हमें समझना जरूरी है कि आखिर अपवर्तनांक है क्या, कि प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए या भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए आपतन कोण की जो साइन होती है और अपवर्तन कोण की जो साइन होती है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के साइन का अनुपात, ज्या का अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। और इसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब अगर हम पहले माध्यम को हम ये कहें कि पहले माध्यम को हम 1 से डिनोट करें और दूसरे माध्यम को हम 2 से डिनोट करें तो हम कह सकते हैं कि म्यू, इसको हम लोग ध्यान से देखिए, ये अपवर्तनांक के लिए ये म्यू का चिन्ह है, या इसको हम लोग म्यू या न्यू पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं न्यू और ये म्यू। तो यहाँ पे देखिए ये म्यू, ठीक है, और जब पहले माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ऐसे कंडीशन में इसको हम ये लिखते हैं, और ये जो होता है आपको साइन आई बट्टा साइन आर, इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे, यानी आर आई कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। प्रकाश किरण के अपवर्तन का जो यही दूसरा नियम है तो इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1621 ईस्वी में स्नेल नामक भौतिक शास्त्री ने जो है स्नेल नामक भौतिक शास्त्री ने जो है 1621 ईस्वी में बताया कि प्रकाश किरण के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, और इसीलिए प्रकाश किरण के अपवर्तन के इस दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये भी एक अहम पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण जो होती है वो निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तब जब अपवर्तन की घटना होती है तो वहाँ पर जो होता है पहले माध्यम यानी निर्वात और कोई दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे हवा हो कि पानी हो कि कांच हो, तो उस दूसरे माध्यम के का जो अनुपात होगा साइन का, उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब हो गया कि निर्वात में प्रकाश की वेग बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की वेग, इसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण जो है वो आपको
निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है और उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग है, उन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम समझने का प्रयास करें, अगर जैसे हम देखें कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, अगर हम इसको निकालने का प्रयास करें तो ऐसे कंडीशन में हम इसके अपवर्तनांक को निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर आप अगर मान लेते हैं कि कांच में हमको अपवर्तनांक निकालना है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो कांच का में प्रकाश का वेग जो होता है वो लगभग आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए ये कट गया तो बचा 3/2 यानी 1.5, ये कांच का अपवर्तनांक होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि कोई भी माध्यम है, हम जब उसके एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को निकालते हैं, उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक को निकालते हैं, तो बहुत ही आराम से मैथमेटिकल टर्म में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि निर्वात में हमें प्रकाश की वेग ज्ञात है कि निर्वात में प्रकाश की वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और किसी भी माध्यम में अगर हम उस माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना है तो उस माध्यम में प्रकाश की वेग, इस दोनों के अनुपात के द्वारा हम उस माध्यम में अपवर्तनांक के मान को ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से कभी कभी आप को पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो ज्ञात पदार्थों में किसका होता है, तो ध्यान रखेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक जो है वो ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक होता है। और ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है जो कई दफ़े एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि ज्ञात पदार्थों में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो किस पदार्थ का होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से आप लोग अपवर्तनांक को समझ पा रहे होंगे, अपवर्तन को समझ पा रहे होंगे, अपवर्तन के दोनों नियम को आप लोगों ने जाना, प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है उस चीज़ को भी आप लोगों ने जान लिया। एक और बात जो आप लोग जो जान चुके हैं, चूँकि कि भिन्न भिन्न माध्यम जो होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है, आरआई जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाता है, जैसे कि अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य से जोड़कर या ताप से जोड़कर कि ताप बढ़ने से अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या विभिन्न तरंगदैर्घ्य के जो प्रकाश होते हैं उसके अपवर्तनांक में किस तरह की चेंजेज आती है, उसको भी हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। चूँकि ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और कई दफ़े जो है वो विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे पहली बात तो कि अगर हमसे ताप से संदर्भित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो तापमान के बढ़ने से जो है किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कम हो जाता है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं परीक्षा में। उसके अलावा अगर हम देखें तो भिन्न भिन्न रंगों की जो प्रकाश होती है उसकी भी जो है अपवर्तनांक जो है वो भिन्न भिन्न होती है। इसको हमें ऐसे समझना है कि प्रकाश के जिस वर्ण का अपवर्तनांक जो है, तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक होती है, उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। और आपको ज्ञात होगा, जैसे हमने पिछले क्लास में चर्चा की है इस चीज़ की कि भिन्न भिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है और यही कारण है कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रकाश किरण के किस रंग का जो है अपवर्तनांक जो है, या आपको दो अलग अलग रंग दे दिए जाएंगे, कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ज़्यादा है उसका अपवर्तनांक जो है उतना कम हो जाएगा। और अगर हम लाल रंग के तरंगदैर्घ्य को देखें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य चूँकि सर्वाधिक होता है इसीलिए उसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे कम हो जाएगा। और अगर हम देखें कि प्रकाश के किस वर्ण की जो है अपवर्तनांक अधिक होगी, तो चूँकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होता है इसीलिए बैगनी का अपवर्तनांक जो होता है वो अधिक हो जाएगा। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसके संदर्भित जो घटनाक्रम है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि जैसे पूछ दिए जाएंगे कोई क्वेश्चन कि ये प्रकाश के परावर्तन से संदर्भित है या अपवर्तन से या फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, इस तरह के क्वेश्चन कई दफ़े और बार बार पूछे जाते हैं।
तो हम लोग जान लेते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से संदर्भित जो घटनाएं हैं वो कौन सी है। तो कई सारी घटनाएं जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। जैसे कि आप आकाश में जो तारे का टिमटिमाना है, या आप देखते हैं कि पानी की सतह पर जो है वो अंशतः डूबी हुई छड़ी जो है वो हमें तिरछी दिखाई पड़ती है, या पानी से जो भरी बाल्टी होता है उसमें अगर कोई सिक्का को हम रख दे तो वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। या फिर सूर्योदय के समय जो है सूर्य जो है वो आपको समय से पहले दिखाई पड़ने लगता है, या सूर्यास्त के बाद भी हमको सूर्य को दिखाई पड़ने की जो है अनुभूति जो है आभास जो होती है वो प्रतीत होती है। तो इन सारे घटनाओं का कारण जो है वो प्रकाश का अपवर्तन है। और थोड़ी बहुत हम इसको समझने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि इसको सीधे रूप में दिमाग में जो है वो स्थापित करना, इसको सीधे रूप में याद करना आसान नहीं होता है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन घटनाओं से अपवर्तन जो है वो किस प्रकार जो है संबद्ध है, किस तरह से ये अपवर्तन पर आधारित घटनाएं होती है। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पर हमने कुछ चित्र को अंकित किया है। आप देख पा रहे हैं कि ये एक छड़ी है, और आप देखिए कि इस छड़ी को जब आप देखिएगा, या आप तालाब के किनारे बैठ जाइए और अपने पैर को जो है वो पानी में डाल दीजिए, तो जहाँ तक आपकी पैर पानी में डूबी होगी, जब आप उसको देखेंगे तो आपको अपना ही पैर टेढ़ा मालूम पड़ेगा, लगेगा कि मेरा पैर टेढ़ा हो गया है। या पानी की सतह पर जो अंशतः डूबी हुई जो छड़ी होती है वो पानी की सतह पर तिरछी दिखाई पड़ती है, उसके क्या कारण है। तो बहुत ही आराम से इस चीज़ को समझ, सारे प्रश्नों का लगभग उत्तर एक ही बन जाता है। कि जैसे ये स्टिक है, ये एक छड़ी है, तो इस छड़ी से जो चलने वाली जो ये प्रकाश किरण है जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक तो पानी में चल रही है, यहाँ तक ठीक है मसला। लेकिन इस सतह के ऊपर जब ये पानी था, नीचे पानी है, ऊपर हवा है, तो इस सतह के बाद अब ये प्रकाश किरण जो है वो पानी से हवा में आ रही है। यानी से जब हवा में प्रकाश किरण आती है तो फिर क्या होगा कि इसका अपवर्तन होगा, वो अपने पूर्व पथ से अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, जिसके कारण ये प्रकाश किरणें ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ के हमारी आंखों तक पहुंचती है, और हमें आभास होता है कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आ रही है। तब हमें ये छड़ी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे तिरछा दिखाई पड़ेगा, पानी की सतह पर ये छड़ी ऐसे, यहाँ के बाद आपको लगेगा कि ये छड़ी टेढ़ा हो गया है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्यों दिखाई पड़ती है। हालांकि हम कई दफ़े कहे हैं कि हमें प्रश्न का जवाब नहीं देना है, समझना है। मतलब एक पारिभाषिक रूप से कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि पानी की सतह पर रखी हुई छड़ी जो है वो तिरछी क्यों दिखाई पड़ती है, व्याख्या करें। हमें उसका कारण बताना होता है कि क्या कारण है। तो हमें व्याख्या करने के लिए नहीं पूछा जाता, तो हमें उन शब्दों को हूबहू जो है वो याद नहीं करना है बल्कि समझना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि प्रकाश किरण के अपवर्तन से ये कैसे जुड़ा हुआ है। कि पानी में अंशतः डूबी हुई जो छड़ी है, छड़ी के जो सिरे से आ रही प्रकाश किरणें है वो पानी की सतह पर आके क्या होती है, अपने पथ से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है अपवर्तन के कारण, और ये प्रकाश किरणें हमें किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण जो है छड़ी पानी की सतह पर जो है तिरछी दिखाई पड़ती है। तिरछे दिखने की आभास होता है, वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक पानी से भरी बाल्टी में एक रखा गया सिक्का है। जब आप इस सिक्के को देखिएगा तो ये सिक्का आपको अपनी वास्तविक जो गहराई है इसकी उससे ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। उसका भी कारण बस यही है कि पानी से भरी बाल्टी में जो ये सिक्का रखा गया है, तो इस सिक्के से जो चलने वाली प्रकाश किरणें है ये यहाँ तक तो पानी में आ रहा है, इसके बाद ये एयर में आ रहा है। तो जब ये पानी से हवा में आती है तो वो अपने पथ से जो है वो विचलित हो जाती है, अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, जिसके कारण ये प्रकाश किरणें जो है हमें यहाँ से नहीं बल्कि ऐसे यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तब ये प्रकाश किरण हमारी आँख पे पहुँच रही है, यानी कि ये सिक्का यहाँ नहीं हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो अपने वास्तविक ऊंचाई से जो है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि आप देखिएगा कि जो भाला से मछली को मारने का कार्य करते हैं, तो जो प्रायः अभ्यस्त नहीं है इस चीज़ के, जो प्रतिदिन जिनका ये पेशा नहीं है, कार्य नहीं है, तो जब वो देखते हैं मछली को तो उनको लगता है कि मछली जो है वो ऊपर में ही है, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। वो आपको दिखाई पड़ता है अपनी वास्तविक गहराई से
ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। और देखिएगा कि जो उसमें दक्ष नहीं है, निपुण नहीं है मछली को मारने में, तो जब वो भाला चलाते हैं तो मछलियां बच जाती है और वो उस मछली को मार नहीं पाते हैं। लेकिन जो नियमित रूप से भाला चलाते हैं उनको पता है, उनको अंदाज़ा होता है इस चीज़ का कि वो मछली वास्तविक रूप से कितनी गहराई में है, और वो उसी के अनुरूप जो है वो भाला का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे घटनाक्रम जो है, या आप देखिएगा कभी खाली बाल्टी को देखिए और पानी से भरी हुई बाल्टी को देखिएगा, तो जो खाली बाल्टी है वो आपको ज़्यादा गहरा दिखाई पड़ेगा, मालूम पड़ेगा, और जो पानी से भरी हुई बाल्टी है वो आपको लगेगा कि कम गहराई है इस बाल्टी की। तो ये भी जो है वो अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि पानी से जो भरी बाल्टी है, तो अब पानी से भरी बाल्टी की पेंदी से जो प्रकाश किरण आ रही है तो वो तो पानी से हवा में आ रही है, तो वहाँ पे अपवर्तन होगा, प्रकाश किरण जो है वो मुड़कर हमारी आंखों तक आती है, तो हमें भ्रम होगा, एक आभास होगी कि प्रकाश किरणें किसी अन्य बिंदु से आती हुई हमें प्रतीत होगी, जिसके कारण जो है वो बाल्टी जो है हमें कम गहराई की मालूम पड़ेगी। लेकिन अगर हम देखेंगे जब पानी नहीं है बाल्टी में, तो चूंकि प्रकाश किरण जो है वहाँ अपवर्तन नहीं है, हवा से हमारी आँख में हमारे आँख तक पहुँच रही है, तो वहाँ अपवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हमें बाल्टी जो है वो अपेक्षाकृत जो है हम समझते हैं कि अधिक गहराई का है, लेकिन ऐसा वस्तुतः ऐसी बात होती नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि सूर्योदय के समय जो है, अब जो सूर्य उदय का जो समय है, मान लेते हैं कि आज सूर्योदय का जो समय है वो 5:25 है, सुबह में सूर्य के उदय होने का समय। लेकिन आप देखिएगा कि सूर्योदय के समय के कुछ देर पहले ही, और वो आम तौर पे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 2 मिनट पहले, बहुत ही अहम चीज़ है ये, कि अगर सूर्योदय का समय सुबह में जो है वो 5:25 पर है, तो आपको वो सूर्य जो है वो 5:23 पर ही आपको दिखाई पड़ने लग जाते हैं। इसका क्या कारण होता है? तो दरअसल इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। आप देखिए ये पृथ्वी है, ये क्षितिज है, और सूर्य जो है वो क्षितिज के नीचे ही है। मतलब सूर्य के उदय का तात्पर्य हुआ कि जब सूर्य जो है वो पृथ्वी की क्षितिज के ऊपर आता है, तो इसको हम लोग सूर्योदय की स्थिति कहते हैं, सूर्य का उगना कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये सूर्य जो है वो क्षितिज के नीचे है, लेकिन यहाँ से चलने वाली जो ये प्रकाश किरण है, जब ये हम पृथ्वी पर जो लोग हैं उसकी आंख पे पड़ती है, तो चूंकि वो देखेंगे हम कि ये प्रकाश किरण जो है वो आपको अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है। चूंकि वायुमंडलीय अपवर्तनांक में जो है परिवर्तन होता है, और वायुमंडलीय अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण जो होता है वो प्रकाश किरणें जो है वो अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, और हमें ये प्रकाश किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए सूर्य हमें यहाँ नहीं, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अपने वास्तविक समय से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य के उदय होने का, सूर्योदय होने का आभास हो जाता है। तो इसका कारण भी जो है वो आपको प्रकाश का अपवर्तन ही है। एक क्वेश्चन आपको, जैसे सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य को दिखाई पड़ने की अनुभूति है, सेम चीज़ होगा कि अगर हम सूर्यास्त के समय देखेंगे तो सूर्य जो है वो अस्त हो जाती है, मतलब क्षितिज के नीचे आ जाएगी, लेकिन फिर भी हमें आभास होता है कि सूर्यास्त जो है अभी नहीं हुआ है। तो वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त तथा काल्पनिक सूर्योदय और काल्पनिक सूर्यास्त, इन दोनों में 2-2 मिनट का अंतर होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव वे में पूछे जाते हैं कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय में कितने समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। अगर आपको पूछा जाए कि वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है, तो वहाँ 4 मिनट का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 2 मिनट आप देखिएगा सूर्योदय के समय, 2 मिनट सूर्यास्त के समय, तो यानी 4 मिनट का आपको अंतर हो जाएगा वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के जो समय है उसमें अगर आप देखिएगा तो 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो इस तरह के जो तमाम क्वेश्चन हैं वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हम आपको बता दें जो कई दफ़े पूछा जा चुका है, आसमान में तारे का टिमटिमाना। वस्तुतः पृथ्वी की जो वायुमंडल है, जब आप देखेंगे कि पृथ्वी की वायुमंडल में जो चूंकि है गर्म हवा भी और ठंडी हवा दोनों बहती है, और गर्म हवा का अपवर्तनांक जो होता है आपको पता ही हो, अभी भी हमने चर्चा किया था कि जैसे जैसे
तापमान में वृद्धि होती है तो उसका अपवर्तनांक जो है घट जाता है। तो गर्म हवा का अपवर्तनांक जो होता है वो ठंडी हवा के अपवर्तनांक की अपेक्षाकृत कम होती है। तो जब वायुमंडलीय अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है तो जो तारे से चलने वाली प्रकाश किरणें वो चूँकि कभी गर्म हवा से टकराती है, कभी ठंडी हवा से टकराती है। तो जब गर्म हवा से टकराती है तो चूँकि उसका अपवर्तनांक जो होता है वो कम होता है तो वो प्रकाश को अलग तरह से मोड़ देती है, और जब ठंडी हवा से टकराती है तो उसका अपवर्तनांक जो है गर्म हवा की अपेक्षाकृत अधिक होती है तो वो प्रकाश को अलग तरह से मोड़ देती है दोनों अपवर्तन में। तो प्रकाश कभी हमारी आंखों पर अंशतः आती है तो कभी पूर्णतः कटती है, जिसके कारण जो है वो तारे जो है वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जब प्रकाश किरण अंशतः कटती है, हमारी आंखों पर पहुंचती है तो वो थोड़ा सा लगेगा कि उसकी रोशनी तारे की कम हो गई है, और जब प्रकाश किरण पूर्णतः कट के हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वहाँ पे लगेगा कि तारे की रोशनी बढ़ गई, जिसको हम सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में तारे का टिमटिमाना कहते हैं। तो हमें तारे आसमान में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, उसका कारण जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तनांक में परिवर्तन विकल्प को देखना है, हमें समझना है। अगर सीधे रूप में हमें पूछा जाए कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वह तारे के टिमटिमाने की मुख्य वजह है। अगर विकल्प में अपवर्तन नहीं दिया जाता है तो हम ध्यान देंगे विकल्प में कहीं ना कहीं ये होगा कि जो वायुमंडलीय अपवर्तनांक में जो परिवर्तन है जिसके कारण कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, या वायुमंडल में जो है पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म और ठंडी हवा जो बहती रहती है, मतलब इन चीज़ों को केवल समझना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हम विकल्प को देखेंगे और तब जाके हम उसका उत्तर देंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के जो प्रीलिम्स हैं वहाँ पे थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतनी हमें आवश्यक होती है, क्योंकि वहाँ 5 विकल्प होते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी विकल्प में जो है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसी विकल्प में अपवर्तन भी है और वायुमंडलीय अपवर्तनांक में परिवर्तन भी है, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म हवा और ठंडी हवा का प्रवाहित होना भी है, तो ऐसे कंडीशन में उसका उत्तर जो है वो 1 से अधिक हो जाएगा, तो हम ई विकल्प के साथ होंगे। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 68वीं के बाद से जो है हम देखेंगे कि विचार कर रहे हैं इस बात पे कि ई विकल्प जो है 5वां विकल्प जो काफ़ी विवादित विकल्प है बिहार लोक सेवा आयोग का, और लंबे अवधि से मांग की जा रही है कि इस विकल्प को हटाया जाए। और ख़ास करके जब आप 68वीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स से देने जा रहे हैं तो चूँकि आपको पता होगा कि 68वीं संयुक्त परीक्षा जो है उसमें पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न किया है, और तब से ये मांग थोड़ा ज़्यादा जोर पकड़ रही है कि अगर निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है तो ई विकल्प जो 5वें विकल्प के रूप में बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त परीक्षा या अन्य कुछ परीक्षाओं में भी जो है वो 5 विकल्प के साथ प्रश्न होते हैं, तो उस 5वें विकल्प को हटा दिया जाए, ये मांग जो है वो ज़्यादा जोर पकड़ चुकी है। अब देखना है कि आगे के आगामी जो परीक्षाएं होती हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं उसमें ये विकल्प रहता है कि नहीं। फिलहाल हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके जो 68वीं की प्रीलिम्स देने जा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्नों में खास साइंस के जो प्रश्न होते हैं उसमें तो और भी ई होने की संभावना रहती है। बहुत सारे हर बार जो है कुछ न कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ई विकल्प वाले होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो दोस्तों अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है, जहाँ से अगर प्रकाश टॉपिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पूछे जाते हैं, और कई सारे जो प्रकाशीय घटनाक्रम है जैसे मृगमरीचिका है या आपको पानी के बुलबुले का जो चमकना है, सभी जो है कहीं ना कहीं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से ही संदर्भित है। तो अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज़ है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से क्रिएट किए जाते रहते हैं अक्सर प्रकाशिकी टॉपिक के अधीन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं क्रांतिक कोण को, क्रिटिकल एंगल को, और जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे क्रांतिक कोण को तब तक हम लोग पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन की घटना है इसको भी बेहतर ढंग से समझ पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण का क्या मतलब होता है।
चूंकि इससे पहले हम लोगों ने जब प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ा तो वहां पे देखा एक चीज कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, अगर मान लेते हैं ये विरल है और ये सघन है, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन अगर हम विलोमतः बात करें, इसके अपोजिट की बात करें कि जब प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से और दूर हट जाती है। मतलब कि यहाँ पर जो आपतन कोण बना, उस आपतन कोण से इसका मान जो है वो बड़ा हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण के मान से बड़ा हो जाता है, मतलब R ग्रेटर देन I होता है। हमने उस समय भी कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रकाश के अपवर्तन को अगर हमें भली भांति ढंग से समझना है तो ये ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बेहतर बना पाएंगे। ये अहम चीज़ है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आप जरा कल्पना करके देखें कि यहाँ पे जितना कोण है आपतन कोण, उससे ये बड़ा है अपवर्तन कोण। अगर हम आपतन कोण के मान को थोड़ा बढ़ा दें, समझने का प्रयास कीजिए इसको, कि जो आपतन कोण यहाँ पर है उससे बड़ा है ये अपवर्तन कोण का मान। अब अगर हम आपतन कोण के मान को ही बढ़ा दें, हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या आप देखेंगे कि अपवर्तन कोण का मान तो चूंकि बड़ा होगा आपतन कोण के मान से, तो ये प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब से थोड़ा और दूर हट जाएगी। समझ पा रहे होंगे इस चीज को? कि फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब इस आपतन कोण के मान से अपवर्तन कोण का मान जो है वो बड़ा होता है। अब अगर हम कल्पना करते हैं कि इस आपतन कोण के मान को बड़ा कर दिया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बड़ा हो जाएगा, यानी प्रकाश किरण अभिलंब से और दूर हटेगी। और ऐसे में एक ऐसी स्थिति आएगी कि इस कोण का मान जो है, ये प्रकाश किरण जो है जो यहाँ पे देख रहे हैं अभिलंब से दूर हट रही है, ये धीरे धीरे जाके इस दो माध्यमों को अलग करने वाली इस सतह पे आ जाएगी। मतलब कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, किस स्थिति में? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, और जब हम आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक विशेष स्थिति प्राप्त होगी जिसमें इस अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे आपतन कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहेंगे, यानी क्रिटिकल एंगल कहेंगे। समझ गए इस चीज को? कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाते हैं तो क्या होगा कि एक विशेष स्थिति प्राप्त होगी जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और जिस विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होगा, दरअसल उस आपतन कोण को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब इसको बेहतर ढंग से थोड़ा और समझने का प्रयास करें कि अगर हम क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण बना दें, अब कल्पना करें आप कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाए, तब क्या होगा कि ये प्रकाश किरण जो अभी 90 डिग्री के कोण पर है, ये थोड़ा और अभिलंब से दूर हट जाएगी। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब हम क्रांतिक कोण से बड़ा बनाएंगे आपतन कोण को, तो ये प्रकाश किरण और दूर भागेगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। और ये कौन सी स्थिति है? अब तो आप इसको बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश किरण वापस लौट गई। ये तो परावर्तन की घटना है। तो ऐसा परावर्तन, अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि इस परावर्तन में हम क्या देख रहे हैं? दूसरा माध्यम भी है यहां पर, लेकिन प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में गमन करने की बजाय पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है। ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस तरह से प्रवेश करती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाता है, तो
क्या होगा, प्रकाश किरण जो है दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटनाक्रम को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्रांतिक कोण को और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाक्रम को समझ पा रहे होंगे। अब महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संदर्भित कई सारी जो है प्रकाशीय घटनाक्रम है जो पूछे जाते हैं, कई दफ़े पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ दिया जाता है कि मृगमरीचिका जो है उसका क्या कारण है। मृगमरीचिका मतलब एक तरह से हम ये कहते हैं कि एक दृष्टि भ्रम है। अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं, खास करके चूँकि ये मृगमरीचिका हम इसलिए इसका संज्ञा दिए हैं कि हिरण में ये दृष्टि भ्रम थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हम इसको मृगमरीचिका कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि भ्रम केवल हिरण में पाए जाते हैं, ये मनुष्यों को भी ये दृष्टि भ्रम होता है। आप देखेंगे गर्मी के दिनों में जब आप रेगिस्तान में होंगे जहाँ बालू ही बालू होते हैं बहुत दूरों तक लंबे क्षेत्रफल में, तो उसको हम लोग रेगिस्तान कहते हैं। तो जब आप रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे आपको दोपहर के समय में जब तेज़ धूप होती है तो हमें आभास होता है कि दूर में कहीं जो है जैसे वो पेड़ की छाया सब उल्टी बनेगी, तो हमें भ्रम होता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वस्तुतः वहाँ पानी नहीं होता है। ये जो दृष्टि भ्रम है इसको हम लोग मृगमरीचिका कहते हैं। या गर्मी के दिनों में जब आप दोपहर में सड़क पर होते हैं तो आप देखिएगा कि जो कोलतार के जो सड़क होते हैं, मतलब पिचिंग जो सड़क होते हैं, उस पर दूर में आपको लगेगा कि सड़क गीला है, वहाँ पे पानी गिरा हुआ है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे पानी नहीं होता है, पानी नहीं दिखेगा। फिर आप आगे देखिएगा तो आपको लगेगा कि अरे वो दूर में जो है वो पानी है, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं होता है। हमें एक भ्रम उत्पन्न होता है, पानी का आभास होता है। और चूंकि हमने पहले ही कहा कि चूंकि ये भ्रम जो है वो मृग में जो है, हिरण में जो है अधिक होता है, इसलिए इसको हम लोग मृगमरीचिका संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो मृगमरीचिका वस्तुतः एक दृष्टि भ्रम है जिसमें हमें पानी का आभास होता है गर्मी के दिनों में कहीं पर, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। और इसी घटनाक्रम को हम मृगमरीचिका कहते हैं, यानी कि ये एक दृष्टि भ्रम है। और उसका कारण जो है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। अगर इसको आप समझने का प्रयास करें, वैसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इतर भी विज्ञान में जिनकी अभिरुचि है, जो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि वैसे स्टूडेंट भी इस बैच से लाभान्वित हो जो विज्ञान की एक अच्छी समझ को बिल्डअप करना चाहते हैं, न केवल प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो टिक लगाने के लिए जा रहे हैं, बल्कि विज्ञान में अपनी समझ को भी बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए कक्षा उपयोगी बने। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण वस्तुतः यह है कि आप देखते हैं गर्मी के दिनों में जो होता है, खास करके अगर आप रेगिस्तान की बात कीजिए, बालू को देखिए तो वो जल्दी गर्म हो जाती है। बालू रेत जो होती है वो जल्दी गर्म होती है, और जब गर्म होती है तो पृथ्वी के बता है वहाँ की हवा जो होती है वो तेज़ी के साथ गर्म हो जाती है। और जब गर्म होती है हवा, तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूगोल की कक्षा में इस चीज़ को पढ़ा होगा कि जब हवा गर्म होती है तो उसका घनत्व जो होता है वो विरल हो जाता है, वो ऊपर उठ जाती है। तो पृथ्वी के धरातल के निकट की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की धरातल के निकट जो है बालू जो है वो रेत जो है वो तेज़ी से चूँकि हीट होती है, गर्म होती है, तो वहाँ की हवा गर्म हो जाती है। और जब हवा गर्म होती है तो वहाँ पे कम घनत्व हो जाता है, हवा विरल हो जाता है। ठीक है, और उसका जो अपवर्तनांक होगा, चूंकि आपको पता होगा तापमान बढ़ने से अपवर्तनांक जो है वो घट जाता है, तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है। लेकिन पृथ्वी के धरातल के ऊपरी सतह में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर अपेक्षाकृत जो है ठंडी हवा होती है, और उसका अपवर्तनांक जो होता है वो गर्म हवा के अपवर्तनांक से जो है अधिक होता है। और जब प्रकाश किरण जो है वो आप देखिएगा कि पढ़े हैं हम लोग कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होगा, वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा बन जाए तो चूंकि रेगिस्तान में होता क्या है कि वो जो क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण बनने लगता है तो प्रकाश किरण जो है वो
अपवर्तन की बजाय उसका जो है परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाक्रम हो जाती है, जिसके कारण जो है ये दृष्टि भ्रम हमें उत्पन्न होता है। एक चित्र के द्वारा हम इसको समझने का जरा प्रयास करते हैं। इस चित्र के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि जब होता क्या है कि ये पेड़ है, यहाँ से जो चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, चूंकि वो सघन माध्यम में से क्या हो रही है, विरल माध्यम में आ रही है। ऊपर में हवा का अपवर्तनांक जो है वो अधिक है, नीचे में हवा का अपवर्तनांक कम हो जाता है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो प्रकाश किरणें जो है ऐसे मुड़ जाती है। अब मुड़ जाती है तो क्या होता है, इससे ये प्रकाश किरणें हमको किसी अन्य बिंदु से यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये पेड़ उल्टा हो गया है, उसकी जैसे पानी में एक परछाई बनती है उसी तरह से हमें प्रतीत होता है, वहाँ पानी का आभास होता है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वस्तुतः वहाँ पानी नहीं होता है। इसलिए इस घटनाक्रम को हम, इस दृष्टि भ्रम को हम मृग मरीचिका कहते हैं। आप लोग लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में कभी अगर गए होंगे तो वहाँ पे उस बड़ा इमाम बाड़ा की अगर सबसे ऊपरी छत पर जब आप पहुँचिएगा और गर्मी के दिनों में जब जाते हैं वहाँ पर और उसके आप छत को देखिएगा उसके किनारे से, तो आपको लगेगा कि उस पर पानी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है। ये दृष्टि भ्रम होता है, आपको वो मृग मरीचिका है। तो ये तमाम घटनाएं जो है इस तरह के वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही संदर्भित होते हैं। अब जैसे कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो चटका हुआ कांच होता है, जो चटक जाते हैं, उस कांच को अगर देखिएगा तो वो चमकीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है, क्योंकि जब कांच चटकता है तो जहाँ पे चटका हुआ स्थान होता है वहाँ हवा भर जाती है, और चूंकि आप देखे हैं कि कांच का अपवर्तनांक जो है वो हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। जहाँ हवा होती है वहाँ विरल माध्यम बन जाता है, तो वहाँ अपवर्तनांक कम होगी। अब क्या होगा, कांच से जब प्रकाश किरणें उस सघन माध्यम से उस हवा में यानी विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होता है कि जब कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा बनने लगता है, आपतन कोण का मान, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाक्रम वहाँ घटने लगती है, जिसके कारण वो अत्यधिक चमकने लगता है। यही कारण है, जैसे आप हीरा की बात कीजिए कि हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है। अगर हमसे पूछा जाए कि हीरा बहुत अधिक चमकता है, उसका क्या कारण है, तो जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के विद्यार्थी होंगे, सेट प्रैक्टिस करते करते वो इस चीज़ को तो समझ ही जाते हैं कि वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाक्रम से संदर्भित होती है। और अब आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से भी समझ गए होंगे कि चूँकि हीरा जो होता है वो बहुत ही सघन होता है, और इसके कारण क्या होता है कि हीरा से जो प्रकाश किरण हवा में आती है तो वहाँ पर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण आती है, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि वहाँ पे क्रांतिक कोण की मान जो है हीरा के में अगर देखिएगा तो 24 डिग्री के लगभग आसपास हो जाता है। वो 24 डिग्री अगर एक्यूरेट भी पूछा जाए आपसे कभी, वैसे सामान्यतः ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जानकारी के लिए हमने इस चीज़ को बता दिया कि हीरा से जब प्रकाश किरण जो है वो हवा में आती है तो वहाँ पे कभी क्रांतिक कोण का मान जो है वो 24 डिग्री बनता है, और वैसे कंडीशन में क्या होता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, जिसके कारण जो है वो हीरा जो है काफ़ी अधिक चमकने लगता है। कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि वो कोलतार के जो सड़क होते हैं, पिचिंग सड़क जो होते हैं, वहाँ पे हमको पानी का आभास होता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपको पूछता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, जिसको हम लोग प्रकाशीय तंतु कहते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बार बार ये पूछे गए हैं। प्रकाशीय तंतु, ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटनाक्रम पर ही कार्य करता है। या इसके अलावा आप एक स्टेथोस्कोप देखे होंगे, जिसको कि हम लोग सामान्य भाषा में आला कहते हैं, चिकित्सक के पास होते हैं, जो डॉक्टर हम रोगियों की जो जांच करते हैं, तो देखिएगा उनके पास कान में एक चोंगा लगा हुआ होता है, उसको हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। उसके द्वारा जो है वो रोगियों के शरीर की जो है वो हृदय की धड़कनों को सुनने का प्रयास करता है। तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो ध्वनि के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ध्वनि चैप्टर के दौरान हम लोग जब साउंड को पढ़ेंगे तो इसको एक बार फिर जानने का मौका मिलेगा हम लोगों को। उसी तरह यहाँ पे प्रकाशीय तंतु जो है वो एक वक्रीय मार्ग होता है, जिसके द्वारा जिसके अंदर बार बार प्रकाश का पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन की घटनाक्रम है उसको दोहराई जाती है। और इस तरह से ये आपके जानकारी के लिए बता दें कि चार्ल्स
चार्ल्स के काब नाम के भौतिकवेत्ता थे, जिनको कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए, प्रकाशीय तंतु के लिए बहुत बाद में जाके, हालांकि 2009 में उनको भौतिक विज्ञान का जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पुरस्कार मानी जाती है। तो चार्ल्स के काब को प्रकाशीय तंतु के आविष्कार के लिए जो है वर्ष 2009 में भौतिक शास्त्र की जो है, भौतिक विज्ञान की जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है, विश्व की सबसे बड़ी पुरस्कार इसको मानी जाती है। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उससे संबंधित जो घटनाएं थी, जो क्रांतिक कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं क्या है, उन तमाम बातों को आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि लेंस से होकर प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किस तरह से होता है। जैसा कि आपको पता ही है लेंस के बारे में कि लेंस जो है वो सामान्यतः जो है दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक जो क्षेत्र होते हैं, जो दो गोलीय पृष्ठों से अगर कोई अपवर्तक क्षेत्र घिरता है तो उस संरचना को ही हम लोग लेंस कहते हैं। लेंस जो है वो मुख्यतः दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। आप देखिएगा दोनों ही लेंस जो है ये क्या होती है कि गोलीय पृष्ठों से ये बना होता है, ये गोला बन रहा है आपको। अगर उसी तरह हम यहाँ पर भी देखेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो है गोलीय पृष्ठ से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि गोलीय पृष्ठों से ये घिरा हुआ अपवर्तक क्षेत्र होता है। तो ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। आपके जानकारी के लिए हम इसको भी बांट देते हैं, सामान्यतः ये पूछे नहीं जाते हैं, जानकारी के ख्याल से इसको जान लेते हैं कि उत्तल लेंस को हम तीन तरह से बांटते हैं। जब अगर हम समतल में ऐसे उत्तल का जो दूसरा सतह मिलाते हैं तो इसको हम कहते हैं समतल उत्तल, समतल जोड़ उत्तल, समतल उत्तल कहिए या इसको हम लोग समतल उत्तल कहते हैं। अगर आप एक दूसरा, जैसे कि ये पहला पृष्ठ हम ऐसे अवतल लेते हैं और दूसरे पृष्ठ को भी ऐसे जो है ये उत्तल लेते हैं, पहला पृष्ठ ऐसे अवतल और दूसरा पृष्ठ जब हम लोग उत्तल लेते हैं तो ये जो आपको लेंस बनती है, यहाँ पे आप देखिए कि पहला पृष्ठ हमने अवतल लिया और अवतल में उत्तल को ऐसे दूसरे पृष्ठ को हमने उत्तल लिया, तो अवतल उत्तल हो गया, इसको हम लोग अवतलोत्तल भी कहते हैं। और जो दूसरा आप देखिए, ये तीसरा जो आप टाइप्स इसको है देखिए, तो ये पहला पृष्ठ जो है वो उत्तल लिए और दूसरा पृष्ठ फिर हम इसको उत्तल लेते हैं, तो उत्तल जोड़ उत्तल है, यानी जिसका दोनों सतह उत्तल हो, उभय जोड़ उत्तल हम कह सकते हैं, तो इसको हम लोग उभयोत्तल कहते हैं, या इसी को हम लोग उत्तलोत्तल भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें एक सतह समतल है, दूसरा जो है वो उत्तल है, इसमें एक सतह अवतल है, दूसरा उत्तल है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों सतह जो है वो उत्तल है, उत्तल जोड़ उत्तल है, उभय जोड़ उत्तल, उभयोत्तल, या इसको हम लोग उत्तलोत्तल कहते हैं। इसी तरह इस लेंस को भी हम लोग तीन टाइप्स में बांटते हैं, इसके तीन, एक में अगर हम समतल में, ये दूसरा पृष्ठ इसका अवतल हो गया ऐसे, तो इसको हम लोग समतल जोड़ अवतल, अगर इसको हम लोग कहेंगे समतल जोड़ अवतल, तो ये हो गया समतलावतल, समतलावतल। ध्यान रखेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसके नाम को लेकर जो है परेशानी में नहीं फंसना। आप खुद अगर जो हिंदी के जो छात्र होंगे जो संधि विच्छेद बेहतर ढंग से करते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी आप समतल अवतल अगर 2-4-5 बार इसको बोलने का अभ्यास करें, समतल अवतल, तो ये समतलावतल हो जाएगा। दूसरा आप इसके टाइप्स को देखिए कि इसके पहले सतह को हम उत्तल लेते हैं और दूसरा सतह जो है वो हम लोग अवतल लेते हैं ऐसे, ये तो ऐसे बनेगा ये, तो उत्तल जोड़ अवतल, उत्तल अवतल, इसको हम लोग उत्तलावतल कहते हैं। और तीसरा जो हो गया कि पहला सतह जो है हम लोगों ने अवतल का लिया और दूसरा भी फिर अवतल ही लेते हैं ऐसे, तो ये अवतल जोड़ अवतल, अवतल जोड़ अवतल, यानी जिसको हम लोग अवतलावतल या उभय जोड़ अवतल, दोनों जिसका अवतल हो तो उसको हम लोग उभयावतल भी कहते हैं।
तो ये हो गया आपको लेंस के टाइप्स हो गए, अवतल लेंस के भी टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स हो गए, उत्तल लेंस के भी 3 टाइप्स हो गए। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं लेंस से संबंधित जो छोटे छोटे जो कुछ तथ्य बनते हैं, जो कुछ बिंदु हैं जिन्हें जाने बगैर जो है हम लेंस के बारे में बहुत सारी जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उन तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के मुख्य अक्ष, इन चीज़ों को हमें समझना है। अब जैसे देखिए लेंस का वक्रता केंद्र, जैसे हम लोगों ने दर्पण में देखा था कि दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो किसी खोखले गोले का अंश होती है और उस गोले के केंद्र को ही हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको याद होगा, और जिनको नहीं याद है, जिन्हें नहीं पता है, तो कृपया करके वो हमारे यूट्यूब चैनल के द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप लोग भौतिक विज्ञान के प्लेलिस्ट से जो प्रकाश के जो पहले वीडियो है, इससे पूर्व के जो वीडियो हैं उसको देखने का प्रयास करें ताकि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो अवतल दर्पण में जैसे हम देखें कि ये दर्पण जो है वो किसी गोले का अंश होगी, उस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, उस केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लेंस में इसको समझने का प्रयास करें, जैसे ये आप देखिए कि उत्तल लेंस है, इसका जो अपवर्तक सतह है, आप इसको, ये किसी न किसी गोले का ही एक हिस्सा होगा, इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, उस केंद्र को हम लोग लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे। अगर आप इस पृष्ठ के लिए देखिए तो ये पृष्ठ भी क्या होगा, किसी न किसी गोले से मिलकर बना होगा। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, इस केंद्र को हम लोग लेंस का जो है वो वक्रता केंद्र कहेंगे। C1 C2 से या C डैश से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, 2F डैश ऐसे भी इसको लिखा जाता है। मतलब लेंस के वक्रता केंद्र को आप समझ पा रहे हैं कि लेंस की जो अपवर्तक सतह है वो जिस खोखले गोले का अंश होती है, उस गोले के केंद्र को हम लोग लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सामान्यतः हम C1 C2 से या C डैश से 2F डैश से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। उसी तरह अगर हम अवतल लेंस में देखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि अवतल लेंस की भी जो अपवर्तक सतह है, जैसे इस अपवर्तक सतह को अगर हम देखें तो ये अपवर्तक सतह किसी न किसी खोखले गोले का अंश होती है, इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, उस केंद्र को हम लोग जो है वो दर्पण का जो है वक्रता केंद्र कहेंगे। यहाँ पे देखिए इस अपवर्तक सतह, ये जो अपवर्तक सतह है अवतल लेंस की, जिस खोखले गोले का अंश है उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्लियर हो गया, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि लेंस की अपवर्तक सतह जिस खोखले गोले का अंश होती है, उस गोले के केंद्र को हम लोग लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। और लेंस के इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस सरल रेखा को हम लोग लेंस का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग मुख्य अक्ष या इसको हम लोग प्रधान अक्ष के रूप में जानते हैं, जिसको कि हम लोग मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस, या इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में जानते हैं। तो वक्रता केंद्र को आप लोग जान गए, मुख्य अक्ष को जान गए। अब जानते हैं हम लोग लेंस का प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र, हम दो तरह के लेंस में इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक पतला हम लेंस लेते हैं, ये एक उत्तल लेंस है, एक पतला उत्तल लेंस, और ये एक मोटा उत्तल लेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि ये आपको एक उत्तल लेंस हो गया, ये आपकी इसकी मेन एक्सिस हो गई। ठीक है, और आप देखिएगा कि जब प्रकाश किरण जो है, आमतौर पे क्या होता है कि हम लेंस में देखेंगे कि लेंस पर जब प्रकाश किरण पड़ती है तो क्या होगा कि ये मुड़ जाएगी। जब लेंस पे प्रकाश किरण पड़ेगी तो अपवर्तन के कारण क्या होगी कि उससे अपवर्तन के बाद वो मुड़ जाती है, अपने पथ से आप देखिएगा कि मुड़ जाएगी ऐसी। लेकिन
एक ऐसी कंडीशन आप देखिए कि जब प्रकाश किरण जो है वो आपको मुख्य अक्ष के लेंस के सतह के भीतर, लेंस के अंदर और मुख्य अक्ष पर एक विशेष बिंदु है जिससे प्रकाश किरण गुजरी तो ये सीधे निकल जाती है। इस विशेष बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। बिल्कुल एकदम समझ को केवल बढ़ाना है कि लेंस के सतह के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसी विशेष बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है अपनी मार्ग में सीधे निकल जा रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे लेंस का प्रकाशीय केंद्र। अगर हम एक मोटे लेंस में देखते हैं तो अगर मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश किरण है जो लेंस के इस प्रथम पृष्ठ पर आपतित हुआ, यहाँ पर पड़ा, तो यहाँ से क्या होता है, इसको मोड़ देता है। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष के एक विशेष बिंदु से गुजरा और फिर यहाँ तक आया दूसरे पृष्ठ पर, और दूसरे पृष्ठ से फिर इसका अपवर्तन होगा, चूंकि अब यहाँ से यहाँ तक तो ये कांच में था। ठीक है, और फिर अब ये कांच से एयर में आएगा, तो ये किरण ऐसे अपवर्तन हो गया। तो ये जो प्रकाश किरण जो था जो लेंस पे पड़ा था, और आप इसको देखिएगा, ये निर्गत किरण या अपवर्तित किरण ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। इस विशेष बिंदु को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जिसको P से सूचित करते हैं। अगर हम पारिभाषिक रूप में समझने का प्रयास करें तो लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस विशेष बिंदु से गुजरने वाली किरण लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के बाद अपने पूर्व पथ के समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो उस विशेष बिंदु को हम लोग लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, सामान्यतः इस चीज़ को हम जरूर ध्यान पे रखेंगे कि एक पतला लेंस लिए हैं तो मुख्य अक्ष से पर ये स्थित एक ऐसा बिंदु है जिससे होकर ये गुजरने वाली किरण जो है सीधे निकल जा रही है। इस विशेष बिंदु को हम लोग लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं लेंस का मुख्य फोकस, यानी जिसको हम लोग मेन फोकस कहते हैं। अब मेन फोकस है क्या, तो इसको समझिए कि ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के पैरेलल जितनी भी प्रकाश किरणें जो है वो लेंस पर आपतित होती है, वो अपवर्तन के बाद लेंस के किसी विशेष बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी विशेष बिंदु पर कटती है। और यहाँ पे आप देखिए कि लेंस, अवतल लेंस से जो किरणें जो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी विशेष बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है। इस विशेष बिंदु को हम लोग लेंस का मेन फोकस कहेंगे, या मुख्य फोकस, या सीधे फोकस कहते हैं। मतलब एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस विशेष बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है, उस विशेष बिंदु को हम लोग लेंस की फोकस कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि लेंस की सभी दूरियां जो होती है वो आपको, जैसे दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, उसी तरह लेंस की सभी दूरियां जो है वो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की जो ये दूरी है, इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी फोकसांतर कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, R=2f, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गणितीय सवाल को सॉल्व करने के लिए जब हम न्यूमेरिकल को बनाएंगे, और ख़ास करके जो रेलवे के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो हम लोग न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे। आपको हर टॉपिक के न्यूमेरिकल को बनाने का हम लोग वहाँ पे प्रयत्न जो है वो प्रयत्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम पहले चीज़ों को जो ऑब्जेक्टिव वे में जो है, जितने सैद्धांतिक जो बात हैं उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझते चले जाएं, और फिर प्रकाशिकी के ख़त्म होने के बाद जो है इसके जो न्यूमेरिकल हैं उसको भी अलग से एक क्लास में जो है सारे न्यूमेरिकल एक साथ बनाने के प्रयास करेंगे, ताकि जो भी एग्जामिनेशन हो, न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर हमें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो मेरे समझ से आप लोग इसको
बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे होंगे कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है, लेंस का मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। और जिस तरह से आपने दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण किया, उसी तरह आपको लेंस में भी प्रतिबिंब के निर्धारण, जैसे ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र है, फोकस हो गया, यहाँ पे केंद्र हो गया। तो अब वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पे, फोकस और केंद्र के बीच, केंद्र और अनंत के बीच, अनंत पर, इस तरह से हम रखते हैं। तो उसके प्रतिबिंब का निर्धारण जो हम डायग्राम आप लोगों को अवतल दर्पण में बता चुके हैं, उत्तल दर्पण में बता चुके हैं, उसी तरह से अगर आप लेंस में इसको बनाने का प्रयास करें, एक चित्र हम बना दे रहे हैं, एक आध चित्र को, फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से प्रतिबिंब का निर्धारण किया जाता है। प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए हमें दो ही बात को ध्यान रखना, और यहाँ पे लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण करना जो है वो दर्पण की अपेक्षा और भी आसान है। आप अगर देखिए कि उत्तल लेंस में हम प्रतिबिंब का निर्धारण कर रहे हैं, तो दो किरण को हमें ले जाना है, और दो किरणों को, चूंकि प्रतिबिंब वहाँ बनती है जहाँ किरणें कटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है, तो हम अगर दो किरणों के निर्धारण में जो है वो कामयाब हो जाते हैं, सक्षम, दो किरणों का कटान बिंदु तय कर लेते हैं, तो प्रतिबिंब का निर्धारण जो है वो हम कर लेते हैं। तो एक किरण जो आप जानते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के मेन एक्सिस के पैरेलल जितनी भी किरणें जो है वो लेंस पर आपतित होगी, वो अपवर्तन के बाद जो है वो लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती है, और एक किरण जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी वो सीधे निकल जाएगी। तो इन दो किरणों को लेकर आप बहुत ही आराम से वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण जो है वो कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस में बस एकमात्र कंडीशन यही बनेगा, कहीं भी हम वस्तु को रख दें, ध्रुव मतलब प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी हम रख दें, तो हमेशा उसका प्रतिबिंब जो है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में ही बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा सीधा बनेगा, और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे अवतल लेंस के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। अगर हम वहीं उत्तल लेंस में बात करेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक भी बनेंगे, काल्पनिक भी बनेंगे, वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु के समान साइज का भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जब आप प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि कम्पिटिटिव लेवल पे ये डायग्राम को बनाने की ज़रूरत है नहीं, हमें केवल प्रतिबिंब के निर्धारण को समझना होता है कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। फिर भी एक आपके लिए लाभदायक स्थिति ज़रूर होगी कि अगर आप प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा हॉल में अगर आप हैं, आपसे पूछ दिया जाता है कि उत्तल लेंस के सामने जो है वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो याद रख के उसको टिक करना जो है वो मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रतिबिंब का निर्धारण कर पाते हैं तो आप परीक्षा हॉल में भी होंगे तो आराम से आप एक रफ करेंगे जहाँ पे आप प्रतिबिंब का निर्धारण करके बता सकते हैं कि वो प्रतिबिंब कहाँ पे जाके बनेगा, उसकी क्या प्रकृति होगी, वो काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा, या उसकी साइज़ क्या होगी, वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा या समान साइज का होगा। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अगर बेहतर समझ बनाना चाहते हैं तो प्रतिबिंब के निर्धारण करने का प्रयास करें। ठीक है, 6 कंडीशन आपको उत्तल लेंस में और एक अवतल लेंस में एक कंडीशन ही बनेगा, कहीं पर भी आप वस्तु को रख दीजिएगा। तो ये प्रतिबिंब का निर्धारण हो गया। अब देखिए कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए होंगे कि लेंस से के प्रकाशीय केंद्र से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक के दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट लेंथ और इमेज लेंथ। ठीक है, यानी कि यू और भी, उसके अलावा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक फोकस दूरी हो गई। और जिस तरह से आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा कि 1/v + 1/u = 1/f होता है, उसी तरह यहाँ पे अगर आप लेंस में देखेंगे तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। ठीक है, और एकेडमिक सत्र में जो है जब हम लोग 11वीं 12वीं में, अब तो ये मैट्रिकुलेशन में है, ये मैट्रिकुलेशन के अंदर में है कि इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो 1/v - 1/u = 1/f, ये इसी को हम लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका सत्यापन भी है, लेकिन यहाँ पे हमें इसके सत्यापन की ज़रूरत नहीं है, केवल हम ध्यान रखेंगे कि लेंस सूत्र 1/v
-1/u = 1/f होता है। और इसका प्रयोग जो है न्यूमेरिकल्स को बनाने में जो है जो गणितीय गणना वाले अभिगणना वाले जो गणितीय गणना के जो प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करने में हमें ये काफ़ी मदद करेगा ये सूत्र। तो ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि 1/v -1/u = 1/f। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं लेंस की क्षमता। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। और मेरे ख्याल से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो लेंस की क्षमता से जो है वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार जो है वो पूछे जाते रहे हैं। तो एक बार ठहर के इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं और फिर किसी भी एग्जामिनेशन में हम हों, हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लेंस की क्षमता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, हम निश्चित रूप से उसको कॉन्फिडेंस के साथ जो है उस प्रश्न को हम हैंडल कर सकेंगे। देखिए लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता वस्तुतः है क्या, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी फोकल लेंथ जो होता है उसके व्युत्क्रम को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता होती है 1/, फोकस दूरी। यानी लेंस की क्षमता, जिसको पावर ऑफ लेंस कहते हैं, लेंस की क्षमता को हम प्रायः P से सूचित करते हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो P बराबर होगा 1/f होगा। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है, ध्यान ये रखना है हमको कि जब भी हम लेंस की क्षमता का निर्धारण करते हैं तो f का मान जो होना चाहिए, फोकस जो होना चाहिए, वो मीटर में होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्योंकि बार बार ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे कि एक लेंस की फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है, उस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अब सीधे अगर 1/f हम करते हैं, 1/50 कर देते हैं, तो फिर जो आंसर होगा वो लेंस की क्षमता नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि लेंस की फोकस दूरी, हमने क्या कहा कि लेंस की फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 50/100, सेंटीमीटर को मीटर बना लेते हैं, ये 1/2 मीटर हुआ। अब अगर हम लेंस की क्षमता निकालते हैं तो P बराबर 1/f होता है, तो 1/2 हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा, तो ये 2 होगा। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। इसकी क्षमता का मात्रक जो है, ये भी कई दफे ये प्रश्न पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, ये ऐसे लिखा रहेगा, या डायोप्टर, एक ही चीज है दोनों, इसमें हम लोग किसी भी तरह के अंतर को नहीं समझेंगे। तो ये लेंस की क्षमता का मात्रक हो गया। पूछा जाता है ये प्रश्न कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम लोग हमेशा डायोप्टर में मापते हैं, उसका मात्रक जो है वो डायोप्टर है। तो आप कह सकते हैं कि P बराबर 1/f डायोप्टर, जिसको हम लोग D लिख देते हैं, कैपिटल D, या डायोप्टर पूरा लिखते हैं इसको। तो अगर एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता जो होगी 2 डायोप्टर है। अब कभी कभी उस पार्ट ऐसे स्पेसिफिक लेंस आपको दे दिया जाए कि अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, तो आप देखिएगा कि अवतल लेंस और उत्तल, जब हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस में क्या होगी कि फोकस, आप जैसे दर्पण में चिन्ह परिपाटी के नियम है, उसी तरह हम लेंस में भी चिन्ह परिपाटी के नियम को जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी फोकस दूरी जो होगी वो धनात्मक हो जाएगी। मेरे ख्याल से चिन्ह परिपाटी के नियम को आप लोग जानते हैं बेहतर ढंग से। पिछले क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा भी हम लोगों ने किया था इसके ऊपर। सामान्यतः जो आपतित प्रकाश किरण की जो दिशा होती है उसको हम लोग धनात्मक मानते हैं, और क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर जो है वो धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। आपतित प्रकाश किरण की जो दिशा होती है वो धनात्मक होती है, और उसकी विपरीत दिशा जो होती है ऋणात्मक होती है। आमतौर पे विज्ञान के शब्दों में अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं इतनी चीज़ को कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा को हम लोग सही से समझेंगे, तो जैसे आप एक्सिस को खींचते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, तो हम लोग अपनी समझ के लिए, हालांकि इसको विज्ञान के रूप में नहीं, केवल याद रखने के लिए
कि कैसे हमें याद रहेगा। तो जैसे एक्सिस पे कि इधर धनात्मक लेते हैं दाईं तरफ, इधर हम ऋणात्मक लेते हैं, फिर ये ऊपर धनात्मक लेते हैं, नीचे ऋणात्मक लेते हैं। तो उसी तरह से आप लोग जो लेंस में या दर्पण में जो है चिन्ह परिपाटी का निर्धारण आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो जब आप उत्तल लेंस में देखेंगे तो इसकी फोकस दूरी जो होगी, चूँकि ऐसे फोकस बनता है इसके, तो आप देखिएगा कि इसकी फोकस दूरी, चूंकि ये दाहिने तरफ में है तो फोकस दूरी f का मान जो होता है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर है तो ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी प्लस में होगा, यानी ये प्लस में आ जाएगा, तो इसका मान +2 डायोप्टर होगा। लेकिन अगर अवतल लेंस की हम बात करें तो अवतल लेंस में हम देखते हैं कि इसकी फोकस जो है वो आपको बाईं तरफ बनती है प्रकाशीय केंद्र से, और तब इसकी फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक हो जाती है। अगर हमसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी, तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कई दफ़े विकल्प में जो है वो +2 डायोप्टर भी रहेगा, -2 डायोप्टर भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग -2 डायोप्टर को लगाएंगे, चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है, तो उसकी क्षमता जो होगी वो भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, आप बेहतर ढंग से इसको समझ लें कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। और जब लेंस की क्षमता को हम लोग निकालेंगे तो ध्यान क्या रखना है कि f का मान यानी फोकस दूरी का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है, यानी लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं, और चिन्ह परिपाटी के नियम को ध्यान में रखेंगे तब हम लोग लेंस की क्षमता को निकालेंगे। कोई भी जो न्यूमेरिकल सवाल जब हम बनाएंगे यहाँ पर प्रकाशिकी के अंदर, चाहे वो दर्पण से रिलेटेड हो, चाहे वो लेंस से रिलेटेड हो, आवर्धन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के कोई भी सवाल, तो चूँकि बगैर चिन्ह परिपाटी के नियम को हम लोग फॉलो किए हुए सवाल को नहीं बना पाएंगे। जो आगे न्यूमेरिकल के क्लास में बेहतर ढंग से इस पर विस्तृत चर्चा जो होगी वो की जाएगी। एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई लेंस है, उस लेंस को अगर हम माने भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले जो द्रव में डुबाते हैं तो उसके अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे दे दिया जाएगा कि एक उत्तल लेंस है, उसको जो है उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, तो लेंस का अपवर्तनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। विकल्प में दे दिया जाएगा कि लेंस का अपवर्तनांक जो है बढ़ जाएगा, लेंस का अपवर्तनांक घट जाएगा, लेंस के अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेंस का अपवर्तनांक अनंत हो जाएगा। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन होते हैं तो ये बार बार कई दफ़े जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और ये सामान्यतः विद्यार्थी इस प्रश्न को हैंडल ही नहीं करते, वो टेकल ही नहीं करते, जबकि बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन चूँकि बार बार आते हैं तो अब जब वो आपके सामने क्वेश्चन हो तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को, आराम से इसको सॉल्व करना है। हम आपको बतला देना है, इससे 3 जो कंडीशन है, 3 तरह की परिस्थितियां हैं, 3 स्थितियों में हमको जानना है। जैसे देख लेते हैं कि कोई लेंस है जिसका अपवर्तनांक आपको म्यू है, और म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को जब म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, कि एक लेंस हो गया जिसका अपवर्तनांक क्या हो गया, म्यू हो गया, एक द्रव है जिसका अपवर्तनांक जो है वो म्यू डैश है। तो जब म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को हम म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाएंगे तो लेंस की क्षमता पर या लेंस की फोकस दूरी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 3 स्थितियों में समझेंगे, और 3 दूना ये 6 क्वेश्चन हो जाएगा कि एक तो तीनों ही स्थिति में लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा, और सेम बात है उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ा, हम लोग इसको समझ पाएंगे। पहला स्थिति तो देखिए कि म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश। दूसरा स्थिति जो होगा कि म्यू इजकल टू म्यू डैश। और तीसरा स्थिति जो होगा कि म्यू लेस देन म्यू डैश। मतलब कि पहले स्थिति में हम लोग देखते हैं कि द्रव का अपवर्तनांक जो है और लेंस का जो अपवर्तनांक है, तो लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। मतलब अगर किसी लेंस को हम किसी ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिस द्रव का अपवर्तनांक जो है वो लेंस के अपवर्तनांक से कम होगा, तब क्या प्रभाव पड़ेगा।
उसके बाद हम देखेंगे कि लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होगा, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी स्थिति हम देखते हैं कि अगर लेंस को हम किसी ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। यहाँ पे लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है और अगर द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए लेंस के अपवर्तनांक से, तब उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेंस के अपवर्तनांक से ये क्वेश्चन जो है, जब भी आपको थोड़ा बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रकाशिकी में, कॉन्सेप्ट बेस्ड जब प्रश्न बनाए जाते हैं, तो ये प्रश्न निश्चित रूप से जो है प्रकाशिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए पहला स्थिति यहाँ पे कि अगर लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम होगी, तो ऐसे कंडीशन में लेंस की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। क्योंकि लेंस की क्षमता को आपने देखा है कि P = 1/f डायोप्टर होता है। तो आप समझ रहे हैं कि लेंस की क्षमता कब कम होगी, जब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। मतलब यहां पर लेंस की फोकस दूरी जो होगी, फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता जो होती है वो घट जाती है। अब दूसरी बात जो हम देखते हैं कि लेंस को हम लोग ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से बराबर होती है। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी अनंत हो जाती है, मतलब काफ़ी अधिक हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है और जब लेंस की फोकस दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एफ का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अनंत की तरफ हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, लेंस की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसमें लेंस की क्षमता समाप्त हो जाती है और लेंस की फोकस दूरी जो है वो अनंत हो जाती है। तीसरा कंडीशन कि लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि लेंस की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी और फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वो बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर कि ये कंडीशन तो यहाँ पे हो गया, सेम हो गया कि लेंस का अपवर्तनांक अगर जो है वो द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो, और यहाँ पर देखिए कि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है। तो क्या ये दोनों सेम परिस्थितियाँ हैं, सेम स्थितियाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, कि लेंस की प्रकृति में बदलाव होता है। मतलब कि उत्तल लेंस जो है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करने लगेगा और अवतल लेंस जो है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करने लगेगा। तो ये तीन स्थिति है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। कि पहली स्थिति कि लेंस का अपवर्तनांक यदि द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो तो उस द्रव में लेंस को डुबाने पर जो है लेंस की क्षमता कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। यदि लेंस का अपवर्तनांक जो है द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो तो उस द्रव में लेंस को डुबाने पर जो है लेंस की फोकस दूरी जो है अनंत हो जाती है और लेंस की क्षमता समाप्त हो जाती है। और तीसरी कंडीशन कि जब लेंस का अपवर्तनांक जो है वो द्रव के अपवर्तनांक से कम हो, यानी द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होती है, तो उस द्रव में लेंस को डुबाने पर जो है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है तथा लेंस की प्रकृति बदल जाती है। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करने लगती है। यानी अवतल लेंस के जो गुणधर्म होते हैं वो उत्तल लेंस में और उत्तल लेंस के गुणधर्म जो है अवतल लेंस में के रूप में बदल जाते हैं। तो ये आज के इस क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और लेंस के अपवर्तनांक से संबंधित जो विभिन्न पहलू थे, लेंस से कैसे अपवर्तन होता है, उन तमाम चीज़ों की एक विस्तृत चर्चा किया यहाँ पर। और मेरी जो कोशिश है कि हम एक एक पॉइंट को बेहतर ढंग से समझ पाए। आई होप कि आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और निश्चित रूप से इस क्लास से आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और
अगर आप देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग उसे बना नहीं पाएंगे। तो अगर ये क्लास आपको बेहतर लगती है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में इस टीम का, द डिटर्मिनेशन टीम का सहयोग करें। इस क्लास को शेयर कर दें और जो लाइक बटन है, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकॉन का, घंटी का जो बटन है उसे दबाना न भूलें, क्योंकि जब हम आप किसी क्लास को लेके आएँ तो इसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक जो है द डिटर्मिनेशन चैनल को पहुंचाने का कार्य करें, इसे शेयर करें। फिलहाल के लिए आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।